नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। 21 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। चंद्रशेखर की रैली में बड़े बड़े नेताओं की जमघट ने बता दिया कि मामला विरोध करने से ज्यादा कहीं आगे बढ़कर है। वहीं इस दौरान उत्तर प्रदेश को लेकर विपक्षी एकता का नया समीकरण आकार लेता दिखा, क्योंकि इसमें विपक्ष यानी कि इंडिया के कई बड़े नेता शामिल हुए। जिसके बाद चर्चा इस बात की होने लगी कि क्या विपक्ष ने 2024 के लिए मायावती के कार्ड को ढूंढ लिया है? क्या चंद्रशेखर जल्द टीम इंडिया के हिस्सा हो सकते हैं? आज इसी पर करेंगे सियासी चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। विपक्षी दलों के लामबंद होने और मणिपुर मामले की शर्मनाक वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। सभी विपक्षी दल लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। इन सबके बीच शुक्रवार को राजधानी के जंतर मंतर पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस महारैली का मकसद 28 जून को चंद्रशेखर पर हुए हमले का विरोध करना और घटना की जांच की मांग करना था, पर सियासत में इसे किसी और ही नजरिए से देखा जा रहा है। दरअसल इस महारैली में विपक्षी एकता यानी इंडिया के नेताओं का महाजुटान देखने को मिला। चंद्रशेखर की इस रैली में वाम दल से सीताराम येचुरी, सपा से स्वामी प्रसाद मौर्य, आरएलडी से जयंत चौधरी, कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा और आम आदमी पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। जिसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या टीम इंडिया यानी विपक्ष ने यूपी में मायावती का कार्ड ढूंढ लिया है, क्योंकि आजाद की पार्टी के पास एक विधायक भी नहीं है, लेकिन उनके मंच पर पूरा विपक्ष एक साथ दिखा। इस शक्ति प्रदर्शन में चंद्रशेखर के साथ मंच शेयर करते हुए सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार आरक्षण खत्म करने पर तुली हुई है। दलित, आदिवासियों और पिछड़ों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। इसी तरह चंद्रशेखर ने कहा कि यह लड़ाई अन्याय के खिलाफ संविधान और देश को बचाने को लेकर है। मैं कहना चाहता हूं, आज केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार एक साजिश के तहत दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर जानलेवा हमला कर रही है। यही नहीं, जहां एक और भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक आरक्षण का पेड़ जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए देने का काम किया था, ये डबल इंजन की भाजपा सरकार उस आरक्षण को भी खत्म करने पर तुली हुई है। आज जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ है, ये दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की आवाज को दबाने का एक दुस्साहस किया गया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और साथ ही साथ बहरहाल आजाद के शक्ति प्रदर्शन के बाद सवाल यह उठ रहा है कि क्या विपक्ष ने 24 के लिए मायावती के कार्ड के लिए चंद्रशेखर को ढूंढ लिया है? क्या चंद्रशेखर जल्द टीम इंडिया के हिस्सा हो सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो चंद्रशेखर के शक्ति प्रदर्शन के बाद तमाम तरह के अटकलें लगातार लगाए जा रहे हैं कि क्या चंद्रशेखर टीम इंडिया के नए खिलाड़ी हो सकते हैं। आज इसी पर करेंगे सियासी चर्चा। चर्चा के लिए हमारे साथ दीपक बघेल साहब जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मनोज यादव जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मनीष गुप्ता जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का इंडिया वॉइस पर बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, आपसे शुरुआत करता हूं। क्या टीम इंडिया को एक नया खिलाड़ी मिल गया है? नहीं, देखिए, चंद्रशेखर जी समाजवादी पार्टी का जो उत्तर प्रदेश का गठबंधन का सिनेरियो है जी, उसमें काफी लंबी समय से जुड़े हुए हैं। उन्होंने जो पश्चिम में चुनाव हुए, उन चुनाव में उन्होंने बड़ी मेहनत की और हमने उपचुनाव भी जीता। और जिस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया, उनकी बढ़ती हुई ताकत को देख के जी, बीजेपी के लोग घबराए और उस पर हमला करवाया। उस हमले की वजह से ये एक एकजुटता का प्रतीक है कि अगर भाजपा के लोग ये सोचते हैं कि विपक्ष का कोई दल, सहयोगी साथी अगर मजबूत हो रहा है तो आप उसको जान से मरवा दोगे, इस तरह का कृत्य नहीं होने देंगे जी। उस जंतर मंतर पे तमाम सारे राजनीतिक दल थे और उन राजनीतिक दलों का सिर्फ इतना ही है कि जो इस देश में, चाहे वो किसी पार्टी के रूप में हो, चाहे सहयोगी के रूप में हो, चाहे किसी एक व्यक्ति विशेष के रूप में हो, जो कमजोर हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो सताए गए हैं, जिनके साथ अत्याचार हुआ है, उनकी लड़ाई सब मिल के लड़ेंगे।
अगर बीजेपी को ये सीधी सीधी भाषा नहीं समझ में आएगी तो जी। टेढ़ी वाली भी भाषा हमें आती है, वो भी समझा देंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है जी। कि अगर चंद्रशेखर जी को कोई समस्या होती है तो उसकी अब जिम्मेदारी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री की होगी। सुरक्षा का हवाला दिया गया, सुरक्षा जांच होने के बाद भी सुरक्षा नहीं दी गई उनको, जिस तरह उनको एक सुरक्षा कवच मिलना चाहिए। जिसका जिन नेता का इतना जनाधार है, ये बड़े छोटे दिल के लोग हैं, बहुत जी। छोटे दिल के लेकिन लोग हैं, मनोज और इनको साहब- समय आईना दिखाएगा। जी, लेकिन मनोज साहब सवाल कई पैदा हो रहे हैं। सवाल यह है कि टीम इंडिया के नए खिलाड़ी के तौर पे चंद्रशेखर क्या शामिल होंगे? क्या उत्तर प्रदेश में मायावती का कार्ड क्या दलित चेहरे के साथ आप लोग चंद्रशेखर में देख रहे हैं? और एक सवाल यह भी है कि क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने से मना किया, उसके बाद क्या अनौपचारिक रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य, आरएलडी के जयंत चौधरी को भेजकर उन्हें मनाया जा रहा है? आपकी आवाज मुझे सही से नहीं स्पष्ट सुनाई पड़ी है। जी मनोज साहब, मैंने सवाल आपसे यह किया कि क्या अनौपचारिक रूप से अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य को वहां भेजकर क्या आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के थ्रू एक बार फिर से साथ में शामिल करने के लिए एकजुट हुए थे सब? अरे साथ में तो वो ही है भाई, ये बात क्यों मुझे बार बार जवाब देनी पड़े? हमने कहा समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन का घटक पूरा एक है, उसमें रावण जी हमारे साथ ही हैं, जी। वो अलग थोड़ी नहीं है। हाँ, टीम इंडिया का हिस्सा बनने के लिए, अगर टीम इंडिया की हिस्सेदारी के लिए उसका जो संयोजक होगा वो समाजवादी पार्टी के कहने से तो कोई हिस्सा बन नहीं जाएगा। जी। तो जो संयोजक होंगे, जो उनके कमेटी के मेंबर्स होंगे, वो किसको किसको शामिल करेंगे, क्या शामिल करेंगे, वो सारी चीज। ये कोई भाजपा नहीं है कि जिनका जी। कोई सांसद नहीं है उनका भी शामिल करा के अपना नंबर दिखाने के लिए 38 पूरे कर लो। ठीक है। तो 2 और पूरे कर लो, अली बाबा 40 चोर की पूरी टीम बन जाए, कहाँ कोई उस पर रोक है? इस तरह ठीक से है। नहीं है। जो भी बात होगी स्पष्ट होगी। नेतृत्व और इंडिया का जो गठबंधन का संयोजक बनेगा, जो उनके लोग है, वो तय करेंगे। ठीक है दीपक साहब, आपने देखा कि अब तो उत्तर प्रदेश में मायावती का कार्ड भी विपक्ष ने ढूंढ लिया है। कैसे टैकल करिएगा विपक्ष के पूरे समीकरण को? दिनकर आनंद जी, मायावती जी का कार्ड ढूंढ लिया, परंतु मायावती जी खुद स्वीकार नहीं करती भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी को। ये आपने फिल्म में भी देखा होगा। किस प्रकार से अभी गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो ये गठबंधन बेंगलोर के अंदर क्यों नहीं दिखाई दिया? अगर ना गठबंधन ट्रेन रहा और ना उनको आगे बढ़ाने की बात हुई, तो शायद उनको राष्ट्रीय लोकदल के जैसे अध्यक्ष जयंत चौधरी जी को लेकर गए थे, ऐसे अखिलेश जी उनको भी लेकर जा सकते थे, परंतु नहीं। उन्हें वहां बता दिया जाता है कि आप केवल इस क्षेत्र तक सीमित है, आपकी जरूरत केवल यहाँ तक है, और वहीं तक उनको इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार की राजनीति समाजवादी पार्टी पूर्व से करती आई है। स्वार्थ की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं। स्वार्थ की राजनीति करने वाली पार्टियां कभी किसी का घात नहीं जाती, केवल और केवल वोटों की खेती करने के लिए इस प्रकार के स्वार्थ और डॉग रखती है, और वही एक लोग नजर आ रहा है। जहाँ कई बात सुरक्षा की है, तो देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर एक घटना होती है, तो उसके अंदर 4 दिन के अंदर चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस जेल पहुंचाने का काम करती है, और निश्चित रूप से कानून जिस प्रकार की जो कार्रवाई है उनको वो करने जा रहा है। इसमें निसंदेह किसी प्रकार की कोई ढिलाई या लापरवाही नहीं की जा रही है। पर बात रही समीकरण, तो देखिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनभावनाएं और सांख्यिकी है, वो सांख्यिकी और विश्वसनीयता उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की वो बनी हुई है। जनता का जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां है उससे उत्तर प्रदेश की जनता सहमत है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दीपक साहब, लेकिन कल जंतर मंतर से कई बड़े नेता शामिल हुए। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस से, स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हुए, जयंत चौधरी शामिल हुए। सबने एक ही सुर में कहा कि संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में खासकर दलितों और वंचितों के साथ शोषण किया जा रहा है। आपकी बात अलग है, उनके दावे अलग है। क्या साझा विपक्ष के साथ अगर चंद्रशेखर साथ आके चुनाव में उतरते हैं, जैसा कि कल जयंत चौधरी ने भी कह दिया कि जल्द संसद में दिखेंगे, कितनी मुश्किलें आप लोगों के लिए होगी? देखिए दिनकर जी, अभी तो ये और लोग इकट्ठा होंगे, कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए, ये तो इनका काम है। परंतु देखिए, जिनको बड़ा नेता बताया जा रहा है, क्या उनमें क्षमता है? पहले उनकी क्षमताओं को देखना पड़ेगा। जमीनी स्तर पर क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनाव, आपको नहीं लगता चंद्रशेखर आजाद में क्षमता है? जी देखिए, हमें तो नहीं लगता कि आज जो जनता का जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में, अगर वो उनके साथ में होता तो जाहिर सी बात है आज उनकी पार्टी से भी एक विधायक तो कम से कम होता ही होता। ये बात तो देखनी पड़ेगी ना आपको भी और हमको भी। आज जनता जिस प्रकार से योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व पर जिस प्रकार से विश्वास करती है, हमारे जन कल्याण की जो योजना है, जन सेवा की जो नीति है, उस पर विश्वास करती है, जिस प्रकार से राशन की व्यवस्था
आवास की व्यवस्था, नल से जल की व्यवस्था, इन सभी मुद्दों को लेकर प्रखर रूप से जन कल्याण और गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में। और रही बात, देखिए जो मुद्दे ये उठाते हैं वो मुद्दे 2022 के चुनाव में भी उठाते थे, नगर निकाय के चुनावों के अंदर भी उठाए थे, और उनकी परिस्थिति क्या हुई वो किसी से छुपी नहीं है। ठीक है मनीष साहब, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि चंद्रशेखर ने सड़क से लेकर मंच तक नेता और जनता को तो इकट्ठा कर लिया, क्या उत्तर प्रदेश में वोट इकट्ठा कर पाएंगे? जिस तरीके से मायावती के पास 19% वोट 2019 में आया, जो 2024 में विपक्ष के लिए, टीम इंडिया के लिए वोट इकट्ठे कर पाएंगे ये? बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे जी भाई। वो भी कोई विदेश से आए व्यक्ति थोड़े ही है, इसी मिट्टी से जन्मा हुआ व्यक्ति है, दलितों के बीच रहा बड़ा दलित व्यक्ति है, क्यों नहीं वोट इकट्ठा करेगा? और भाजपा इसमें क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। अरे हमारा देश जाति के आधार पर वोट देता है, हमारे देश की जनता जाति पर वोट देती है, और हमारी देश की पार्टियां चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सब जाति की राजनीति करते हैं। तमाम राजनीतिक दल ऐसे हैं जो जाति के नहीं परिवार से संचालित है। ऐसे में जाति के आधार पर, दलितों के आधार पर अगर कोई नेता खड़ा होगा तो वो भी वोट इकट्ठे करेगा, निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि इस देश में हम सही और गलत का फैसला जाति के आधार पर करने लगते हैं, सही और गलत का फैसला धर्म के आधार पर करने लगते हैं, लेकिन मनीष साहब फैसला इस बात से करने लगते हैं कौन हमारा सत्ता में है कौन विपक्ष में है। अगर वही हमारे व्यक्ति ने किया है तो सही है, पड़ोसी के व्यक्ति ने किया है तो गलत है। जब ये लेकिन मनीष साहब सवाल यह है कि एक तरफ मायावती कई बार की रही मुख्यमंत्री और एक तरफ युवा चंद्रशेखर आजाद, दलितों का कितना समर्थन विपक्ष को मिल पाएगा? बीजेपी जो कि लगातार छोटे छोटे दलों को एक साथ लेकर लड़ने की कोशिश में जुटी हुई है, पूरा वोट बैंक पे कब्जा जमाने में जुटी हुई है, चंद्रशेखर आजाद के आने के बाद कितना विपक्ष मजबूत हो पाएगा? दिनकर जी, अब आपने बात बड़ी रेलिवेंट पूछी। अब आपने कहा कितना, तो मैं कहूंगा मामूली सा जी, क्योंकि चंद्रशेखर, देखिए जो नेता जितने नैरो माइंड सेट के साथ आता है उसकी राजनीतिक पारी उतनी ही छोटी होती है जी। देखिए जैसे केजरीवाल जी, और वो जल्दी से ग्रो करते, जैसे केजरीवाल जी नैरो माइंड सेट के साथ आए, पहले बुराई सबको गालियां देते थे, मुलायम सिंह, अखिलेश, लालू प्रसाद यादव है ना, और शीला दीक्षित, सोनिया गांधी, सबको गालियां देते थे। आज उन्हीं के चरणों में पड़े हैं। ऐसे ही अगर इन्होंने अपना विजन ब्रॉड नहीं किया तो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे और बहुत जल्दी ट्रैप में आ जाएंगे। तो चंद्रशेखर आजाद के लिए मेरा सुझाव यही है कि अपने विजन को ब्रॉड करके चले, जिसे कहते हैं खांटी जाति की राजनीति ना करे और समावेशी राजनीति का हिस्सा बने, तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। अन्यथा वो मायावती का बैकअप तो छोड़िए, उनका एक अंश भी बन जाए तो बड़ी बात होगी। जी ठीक है, ठीक है। मनोज साहब, आपसे मैं यह जानना चाहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद को तो आप लोग बेंगलोर नहीं ले गए, लेकिन वो इंडिया को बुलाकर दिल्ली ले आए, यानी कि पूरी विपक्षी दल आप उनके मंच पर दिखा एक साथ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, कल जयंत चौधरी ने कह दिया कि जल्द संसद में दिखेंगे, क्या कोई बातचीत हुई है आरएलडी अपने तरफ से, या फिर कहीं आप लोग सीटें देंगे उत्तर प्रदेश में? निश्चय ही उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में एक मजबूत इक्वेशन बनाने का प्रयास किया जाएगा जी। समय समय पे विपक्ष सत्ता को चिंगम देता है और वो चिंगम चबाया करते हैं। गांव में एक कहावत है, जो चुगलखोर होता है वो पूरा पीठ पीछे जाके गांव में चुगली लगाया करता है, इनकी बात उनसे, उनकी बात उनसे, उनकी बात उनसे, और लड़ाई आपस में कराता है। बीजेपी वाले खुलेआम टीवी पे चुगली लगाते हैं जी। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, अरे चंद्रशेखर जी को नहीं ले गए, बंगलौर ले जाना चाहिए था, देखिए उनका ये कर दिया, उनका वो कर दिया। काहे के लिए चुगलखोरी वाली राजनीति करते हैं भाई? बयानबाजी में बयान की तरह बयान करें, वो आपके साथ तो है नहीं, आप उनको ले भी नहीं रहे हैं, तो जिसके साथ है जैसे मर्जी वो लेगा, जैसे मर्जी वो रखेगा, जैसे मर्जी वो पॉलिटिक्स करेगा, कोई चुनाव लड़ेगा, कोई चुनाव नहीं। जवाब दीजिए दीपक साहब। उनकी बातें हैं, आप अपने मुद्दे बताओ। ये चुगली चाची की तरह टीवी पे अच्छा नहीं लगता है। विपक्ष पे आरोप करना इनका काम बन गया है। देखिए, जिस प्रकार से चुगली लगाने की बात करें, अगर सत्य कह दो तो इनको शायद वो चुगली नजर आती है। तो आप उनका जितना सम्मान कर रहे हैं, अगर दलित वर्ग के किसी व्यक्ति का अगर सम्मान करने की बात होती है तो सम्मान में अपने साथ में बैठा के दिखाया जाता है। उस गठबंधन के अंदर उनको ले जाते तो वो सम्मान नजर आता है। तो आज वो इनको चुगली नजर आ रही है क्योंकि वो अपनी विफलता को आपके सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहते। परंतु देखिए, मैं इनको बता दूं, जिस प्रकार से ये किसी प्रकार का जो गठबंधन जो इंडिया नाम से बनाना चाहते हैं, तो देखिए आपका नाम कुछ भी रजीज है, पर उसके अंदर जो चेहरे हैं वो सबके सामने उजागर हो चुके हैं। एक मुखौटा लगाने से चेहरे नहीं बदल जाते, चेहरे उसी प्रकार के जिस प्रकार से प्रदेश की जो
व्यवस्था थी जो 12 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी ने ली, वो किसी को छुपी नहीं थी। महिला विरोधी तो सपाटी, दलित विरोधी तो सपाटी। ठीक है, मनोज साहब कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए। देखिए, बड़ी अच्छी बात कह दी कि महिला विरोधी है समाजवादी पार्टी। वो सब कुछ देख रहा है, पूरे देश में देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, हर घर में हर जुबान पे चर्चा है। आपकी पार्टी के नेता वर्करों में भी यही चर्चा है कि मतलब टू मच वाली बात है। अग्रवाल मनीष गुप्ता जी ने भी कुछ कहा था कि कोई गाली वाली दे रहा था, जो उस पार्टी में चला गया। नाम भूल गए वो, सही कहना, सही नाम नहीं लिए। उनका नाम ओम प्रकाश राजभर है जी, जो मोदी को सबसे बड़ा चोर और योगी को भिखारी भीख मांगने वाली प्रैक्टिस का प्रिंसिपल बता रहे थे। वो भाजपा में चले गए, काहे के लिए जबरदस्ती। मनोज साहब यह भी कहा था कि बाजा बजवा देंगे, बैंड बाजे की जिक्र भी किया था। चल सन्यासी मंदिर में, मतलब गजब गजब के बातें, और वही उनको गोद में बैठाल के अपनी मजबूती बता रहे हैं। थोड़ा सा तो कम से कम सोच समझ के बोला करो टीवी चैनल पे। और जब मनोज यादव सामने हो तो खैर बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं इधर उधर की बात नहीं करता, मैं सीधे तीर और निशाने पे ही मारता हूँ। मनीष गुप्ता जी को बेहतर समझ में आ गया होगा कि कौन कितना बड़ा गालीबाज। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाना एक बात है, आप ये मेरी बात समझेंगे दिनकर जी? जी बिल्कुल। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप किसी पार्टी पे, किसी नेता पे, सत्ता पे, विपक्ष पे, ये एक अलग बात है। लेकिन किसी को चोर कह देना, दुनिया का सबसे बड़ा झुट्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा चोर, ये अनर्गल प्रलाप है, ये गैर संसदीय भाषा का इस्तेमाल, और जिसको भीख मांगने वाली फैक्ट्री है। ठीक है, दीपक जी कुछ कहना चाहते हैं, लास्ट कमेंट दीपक जी जल्दी से। दिनकर आनंद जी शायद यादव जी भूल गए कि उन्हीं ओम प्रकाश यादव जी ने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या क्या था। तो उस बात को भी ये स्वीकार करना चाहिए। बयानों को वो स्वीकार बोलते ना बरसाती मेंढक, ये बरसाती मेंढक चुनाव आने पर बाद में ये नजर नहीं आएगा। ऐसी कमरों के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, जनता ठीक है, ठीक है। मनीष जी फाइनल कमेंट, लास्ट 10 सेकंड है, फाइनल कमेंट। देखिए, इस देश में जब तक जाति की राजनीति चलती रहेगी तब तक जाति से उभरे हुए नेता राजनीति करते रहेंगे, क्योंकि हमारे देश को विकास करने के लिए जाति से उठकर आगे विकास की राजनीति करनी चाहिए। और अगर ऐसा हो पाएगा तो भारत निश्चित रूप से विश्व के अग्रणी देशों में शामिल होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। जी ठीक है, तो लगातार चंद्रशेखर को लेकर तमाम तरह के आरोप और तमाम तरह के दावे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद। तो जंतर मंतर पर एक तरफ जहां चंद्रशेखर आजाद का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, तो दूसरी तरफ लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या यूपी में टीम इंडिया ने मायावती का काट ढूंढ लिया है। समय बताएगा, 2024 चुनाव नजदीक हैं। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।